जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 यूनिट 1 डीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है व्यष्टि आर्थिक इकाइयों का अध्ययन। ये जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, इसमें जो व्यष्टि आर्थिक इकाई है इसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र द्वारा किया जाता है। सेकंड है व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र दोनों है परस्पर पूरक। ये जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र है और ये समष्टि अर्थशास्त्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कमी समष्टि अर्थशास्त्र पूरी करती है और समष्टि अर्थशास्त्र की कमी व्यष्टि अर्थशास्त्र पूरी करती है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। फिर है निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित और कल्याण को महत्व दिया जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें सामाजिक और समाजवाद से आप याद रख सकते हैं एसोसिएट करके। उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तु की मात्रा से संबंधित है। क्या उत्पादन किया जाए, इसमें क्या होता है हम यह भी देखते हैं कि कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। फिर है सूक्ष्म अर्थ शास्त्र अध्ययन करता है विशिष्ट फर्मों का। ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, इसमें कोई विशिष्ट अर्थव्यवस्था होगी उसका अध्ययन कौन करेगा? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो फर्स्ट का आंसर है ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए एंड फिफ्थ बी। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को समझाइए। तो अर्थव्यवस्था की पहली केंद्रीय समस्या है कि क्या उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। दूसरा प्रश्न होता है कि जो कितनी मात्रा में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। ये पहली केंद्रीय समस्या है। दूसरी है कि उत्पादन कैसे किया जाए। कैसे का अर्थ है कि मनुष्यों श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन किया जाए या पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन किया जाए। श्रम प्रधान तकनीक में श्रमिक अधिक काम करते हैं और पूंजी प्रधान तकनीक में पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाता है। फिर है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। किसके लिए का अर्थ क्या है कि उत्पादन जो है यदि अमीर वर्ग के लिए किया जाएगा तो उससे देश की आर्थिक विकास दर में वृद्धि होगी और यदि उत्पादन गरीब वर्ग के लिए किया जाएगा तो उससे समाज में समानता में वृद्धि होगी। इनके अलावा आधुनिक अर्थशास्त्री जो हैं उन्होंने एक और जो है चौथी केंद्रीय समस्या भी बताई है कि आर्थिक विकास में वृद्धि कैसे की जाए। तो पहली केंद्रीय समस्या क्या है? क्या उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए का अर्थ क्या है? क्या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या फिर उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। और दूसरा क्या है? कितनी मात्रा में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उपभोक्ता वस्तुओं का। फिर कैसे उत्पादन किया जाए में श्रम प्रधान तकनीक से उत्पादन किया जाए या पूंजी प्रधान तकनीक से उत्पादन किया जाए। फिर किसके लिए उत्पादन किया जाए। यदि गरीब वर्ग के लिए उत्पादन किया जाता है तो समाज में समानता आती है और यदि अमीर वर्ग के लिए उत्पादन किया जाता है तो उससे देश की जीडीपी विकास दर में वृद्धि होती है। इसके अलावा आधुनिक अर्थशास्त्री ने चौथी केंद्रीय समस्या बताई है और वह चौथी केंद्रीय समस्या है कि साधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग कैसे हो। साधन का अर्थ है भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस। इनका पूर्ण उपयोग हो, सभी को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो, एक ये समस्या है। आर्थिक विकास कैसे हो। तो आर्थिक विकास कैसे हो में आएगा कि उत्पादन के साधनों की नए साधनों की खोज करना जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार अर्थव्यवस्था को समझाइए। बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से होता है जिसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं उन पर पूंजीपति वर्ग का
स्वामित्व और नियंत्रण होता है। यानी सभी जैसे स्कूल हैं तो वो निजी स्कूल ही होंगे, सरकारी स्कूल नहीं होंगे। फिर दूसरा है कि जो स्वतंत्रता होती है, जो बाजार अर्थव्यवस्था होती है उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पाई जाती है। अगला है कि बाजार अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें केंद्रीय नियोजन नहीं पाया जाता। योजनाएं जैसे हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं वह नहीं बनाई जाती। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता नहीं होती और जो भी कार्य किया जाता है वो लाभ की भावना से किया जाता है। तो समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि इसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, इन पर निजी स्वामित्व और प्राइवेट लोगों का स्वामित्व और नियंत्रण होता है और ये लाभ की भावना से कार्य करते हैं, ना कि सामाजिक कल्याण की भावना से। व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, कोई व्यक्ति कौन सा व्यवसाय करेगा, किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य पर रख सकता है और अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को रख सकता है और उसके स्वामित्व को हस्तांतरित भी कर सकता है। केंद्रीय नियोजन का अभाव, यानी जैसे हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं वैसे ही ये जो बाजार अर्थव्यवस्था होती है उसमें किसी प्रकार का केंद्रीय नियोजन नहीं पाया जाता। जो क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये सब पूंजीपति वर्ग निर्धारित करते हैं, कोई केंद्रीय नियोजन सत्ता नहीं। इसके बाद प्रतियोगिता, स्वतंत्र प्रतियोगिता पाई जाती है, लाभ में वृद्धि के लिए लोग प्रतियोगिता करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को समझाइए। तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि पहला जो उत्पादन के साधन होते हैं उन पर केंद्रीय जो सरकार होती है या केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण होता है। दूसरा, इसमें स्वतंत्रता को केंद्रीय सत्ता द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तीसरा, इसमें केंद्रीय नियोजन किया जाता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए आदि केंद्रीय सत्ता द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता नहीं पाई जाती है और इसमें जो भी कार्य किए जाते हैं वो लाभ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण के लिए किए जाते हैं। तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है या केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था होती है उसमें जो उत्पादन के साधन होते हैं यानी भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, इन पर सरकार या केंद्रीय सत्ता जो होती है उसका स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है और वो जो भी कार्य करते हैं सामाजिक कल्याण की भावना से करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव होता है, मतलब लोगों को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं होती, दूसरे लोगों को ठेका देने की स्वतंत्रता नहीं होती और व्यक्तिगत संपत्ति रखने की भी स्वतंत्रता नहीं होती। केंद्रीय नियोजन सत्ता, यानी इसमें जो भी कार्य किए जाते हैं वो केंद्र द्वारा योजना बनाकर किए जाते हैं कि क्या उत्पादन किया जाए, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये सभी केंद्रीय सत्ता द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रतियोगिता का अभाव, इसमें जो है स्वतंत्र प्रतियोगिता नहीं पाई जाती, सरकार सबके कल्याण के लिए कार्य करती है, निजी लाभ के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में भेद कीजिए। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर किसी केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण होता है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर प्राइवेट या निजी पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में जो सरकार होती है वो लोगों की स्वतंत्रता को नियंत्रित करती है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पाई जाती है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन किया जाता है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए आदि प्रश्न केंद्रीय सत्ता द्वारा निर्धारित होते हैं
और इसमें पूंजीपति जो होते हैं वो इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, अर्थात इसमें केंद्रीय नियोजन का अभाव पाया जाता है। जो पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था होती है उसमें उपभोक्ताओं को स्वतंत्रता होती है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में नहीं होती। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में जो भी कार्य किए जाते हैं वो सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से किए जाते हैं, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में कार्य जो हैं वो लाभ के उद्देश्य से किए जाते हैं। अर्थ है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन के साधन अर्थात भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस होते हैं उन पर सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण होता है, और इसमें निजी यानी पूंजीपतियों का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में नहीं होती, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में होती है। केंद्रीय नियोजन योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में होता है, बाजार अर्थव्यवस्था में नहीं होता। प्रतियोगिता केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में नहीं पाई जाती, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है, जबकि बाजार अर्थव्यवस्था का उद्देश्य लाभ में वृद्धि करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक अर्थशास्त्र एवं आदर्श अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। सकारात्मक अर्थशास्त्र जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर आपसे पूछे कि आपको क्या परेशानी है, क्या है कि विवेचना करे, तो वो क्या कहलाएगा? सकारात्मक अर्थशास्त्र। आदर्श अर्थशास्त्र क्या होगा कि क्या होना चाहिए अर्थात आपको स्वस्थ होने के लिए ऑपरेशन होना चाहिए। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है कि विवेचना करता, जबकि आदर्श अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए मतलब नियम अनुसार क्या होना चाहिए परिणाम बताता है। सकारात्मक अर्थशास्त्र का संबंध कारण परिणाम विश्लेषण से है कि यदि आपको बीमारी है तो इसका कारण यह है और इसका परिणाम यह है, इसका विश्लेषण सकारात्मक अर्थशास्त्र करेगा। जबकि आदर्श अर्थशास्त्र क्या करेगा? मूल्य के अनुसार निर्णय देगा कि ऐसी स्थिति स्वास्थ्य की होना चाहिए। फिर है उद्देश्य, सकारात्मक अर्थशास्त्र का उद्देश्य परीक्षण करना होता है, जबकि आदर्श अर्थशास्त्र का उद्देश्य सुझाव देना होता है कि क्या होना चाहिए। सकारात्मक अर्थशास्त्र का कार्य है व्याख्या करना कि बीमारी के ये कारण हैं, जबकि आदर्श अर्थशास्त्र का कार्य क्या है? समाधान प्रस्तुत करना है कि जैसे जनसंख्या वृद्धि के कारण आएगा सकारात्मक अर्थशास्त्र में, और आदर्श जनसंख्या की स्थिति है तो समाधान किस में आएगा? आदर्श अर्थशास्त्र में। जैसे भारत में निरंतर कीमतें बढ़ रही हैं, इसके कारण परिणाम की व्याख्या सकारात्मक अर्थशास्त्र में आएगी, और भारत की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जाना चाहिए, यह आदर्श अर्थशास्त्र का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र का आप यदि अंतर का आधार बनाना चाहें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है? यह व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, और समष्टि अर्थशास्त्र में इकाइयों के योगों का अध्ययन किया जाता है। जैसे ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था है, इसकी छोटी छोटी इकाइयों का अलग अलग अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाएगा, और समष्टि में इनके योगों का अध्ययन किया जाएगा। जैसे एक उद्योग, एक फर्म व्यष्टि अर्थशास्त्र, और कुल विनियोग, कुल रोजगार समष्टि अर्थशास्त्र। फिर है दृष्टिकोण या अवधारणा, या आप इसका अगला पॉइंट लिख सकते हैं व्यापकता। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो संकुचित अवधारणा है, क्योंकि यह पूरे समग्र के एक अंश का अध्ययन करता है। ये समग्र है और इसके एक अंश का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र करेगी। तो ये कैसी अवधारणा है? संकुचित। और समष्टि अर्थशास्त्र व्यापक अवधारणा है, क्योंकि
यह पूरे समग्र का अध्ययन करता है। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? अवधारणा। फिर मुख्य विषय, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मुख्य विषय। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय कीमत सिद्धांत है। इसमें इस बात का अध्ययन किया जाता है कि जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं उनकी कीमत का निर्धारण कैसे होता है। वस्तुएं और सेवाओं की कीमत का निर्धारण कैसे होता है, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है राष्ट्रीय आय और रोजगार सिद्धांत। राष्ट्रीय आय और लोगों को रोजगार, पूर्ण रोजगार है या नहीं, इसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में, क्योंकि ये बड़ी समस्या है। फिर अगला पॉइंट है कि नीति निर्माण। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र किसके लिए नीति बनाता है? व्यक्तिगत संस्थाओं के लिए। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र किसके लिए नीति बनाता है? संपूर्ण समाज के लिए। तो हम एक बार देख लेते हैं। पहला है अर्थ। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? छोटी छोटी इकाइयों का। और समष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? इन इकाइयों के योगों का। व्यष्टि अर्थशास्त्र कैसी अवधारणा है? संकुचित अवधारणा है। समष्टि अर्थशास्त्र कैसी अवधारणा है? ये व्यापक अवधारणा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? कीमत सिद्धांत है। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? राष्ट्रीय आय और रोजगार सिद्धांत है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसके लिए कीमत नीतियों का निर्माण किया जाता है? व्यक्तिगत इकाइयों के लिए। समष्टि अर्थशास्त्र में किसके लिए नीतियों का निर्माण किया जाता है? संपूर्ण समाज के लिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व लिखिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला महत्व है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए आवश्यक। वैसे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के छोटे भाग का अध्ययन करती है, लेकिन छोटे छोटे भाग जो हैं उनका अध्ययन करके ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए आवश्यक है। आर्थिक इकाइयों के हल करने में, आर्थिक समस्याओं के हल करने में सहायक। आर्थिक समस्या क्या है, या आप इसका पॉइंट लिख सकते हैं, मूल्य निर्धारण में सहायक। जैसे आर्थिक समस्या है कि वस्तु और सेवाओं और उत्पादन के जो साधन हैं उसका मूल्य निर्धारण कैसे किया जाए। जो वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं उनका, और जो उत्पादन के साधन हैं उनका मूल्य निर्धारण कैसे किया जाए। इस समस्या का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद है आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक। अब सरकार जो है वो आर्थिक नीति तो बना देती है, लेकिन उस आर्थिक नीति का प्रभाव व्यक्तिगत इकाई पर क्या पड़ रहा है, इसका अध्ययन जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। आर्थिक कल्याण की जांच। सरकार जो भी व्यय करती है और जो भी उसे आय प्राप्त होती है तो वह ये देखना चाहती है कि उसने जो भी सरकार ने एक्सपेंडिचर किया है, व्यय किया है, उसका किसी एक व्यक्ति के उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ा है। जैसे सरकार ने आपको छात्रवृत्ति दी है तो वो सरकार का व्यय हुआ, और सरकार ने आपसे कर लिया तो वो सरकार की आय हुई। तो उसके कारण लोगों के उपभोग में या जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। थैंक यू।